सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। जिस तरीके का विश्वास उन्होंने में डाला कार्यकर्ता तक, मैं उस विश्वास के काबिल नहीं रही, मैं उनसे क्षमा मांगू। हस्तिनापुर में पराजय, ये पूरे देश में पराजय हुआ है बीजेपी का। अभी बिल्कुल सब जगह से सफाया हो जाएगा और जो जिलेबी बनाए थे, जिलेबी टूट गया। आम आदमी जीता, नेता हारा। मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी की हार है। और मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, बेईमानी हारी है। पूरी तरह से जनता ने बगावत की है। हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, सचमुच लोगों को काम करना पड़ेगा। अब राजनीति सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं होगी, राजनीति अब देश की 100% जनता के लिए होगी। आम आदमी ने एक एक वोट हमें उम्मीदों से दिया है, हम पे यकीन किया है। अब हमारी परीक्षा दोबारा, एक नई परीक्षा शुरू हो रही है 5 साल के लिए। पब्लिक धोखे में आ रही है और वो जो एक मासूमियत से बना के चेहरा उन्होंने कहा बिजली पानी ये वो, अब जब देगा अभी कुछ सालों में देखेगा कि इनकी हालत क्या होगी। बीजेपी की हार है, पूरी पार्टी की हार है। तो हर जगह आज के दिन होना भी चाहिए 5 साल केजरीवाल, ये गाना है। हर पार्टी अपना अपना कैंपेन बनाती है चुनावी, तो ये केजरीवाल साहब के लिए बना बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ज्यादा सवाल स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के लिए है। मैं सुबह से उनके प्रवक्ताओं की अलग अलग दलीलें सुन रहा था टेलीविजन पर, और कई सारी बड़ी हास्यास्पद लगती हैं, क्योंकि सियासत में हार जीत होती है। ये वोट प्रतिशत, ये और वोट प्रतिशत, वो अच्छा है आकलन करना, हम लोग जर्नलिस्ट भी ये करते हैं, लेकिन हार जीत होती है। 70 में से 67 सीट है अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के पास। 3 सीटें हैं बीजेपी के पास। सुबह से अचंभित तरीके से ये कमाल की जीत के आंकड़े आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाऊंगा, उसके बाद मैं 2-3 बातें रखूंगा। एक 1 फरवरी का इंटरव्यू है अमित शाह जी का, और उसका मैं जिक्र करूंगा। मनोज मिश्रा साहब हमारे साथ, जो कि मेट्रो एडिटर है जनसत्ता के, वर्षों से सियासत देखते आ रहे हैं दिल्ली की। आशुतोष हैं, जो कि इस बड़ी विक्टोरियस जीतशुदा आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पैनल में। अनिल जैन साहब हैं, जो कि गैर जीतशुदा, बुरी तरह से हारी और पिटी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पैनल में। मीम अफजल साहब हैं, जो उससे बुरी तरह से हारी और पिटी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पैनल में। और मेरे साथी सहयोगी अखिलेश हैं, जो तमाम दिनों से लगातार मुझे ये बताया करते थे कि आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड जीत होने वाली है। अखिलेश कल शाम तक मुझे बता रहे थे। अब 2-3 बातें मैंने अमित शाह से 3 प्रश्न पूछे थे 1 फरवरी को। एक उसमें से बड़ा सीधा सवाल था कि क्या किरण बेदी का शो फ्लॉप शो रहा है। इन सब के अंश दिखाऊंगा, सिर्फ आपको बता रहा हूं अभी। तो उन्होंने कहा देखिए 10 तारीख को 12 बजे के बाद आपसे मैं संपर्क करूंगा, क्योंकि हुआ नहीं, स्वाभाविक है, और फिर आपको पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न मैंने उनसे पूछा क्या अच्छे दिन आ गए हैं, तो उन्होंने कहा विज्ञान जी आप और राहुल गांधी आइवरी टावर में रह रहे हैं, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि मध्य वर्ग का वोट तो बीजेपी को मिला नहीं इस दिल्ली के चुनाव में। और तीसरा प्रश्न मैंने अमित शाह जी से पूछा था कि क्या दिल्ली के चुनाव में हार या जीत का रिफ्लेक्शन नरेंद्र मोदी पर होगा। तो उन्होंने कहा स्वाभाविक है, हमारे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं वो, और उन पर यह रिफ्लेक्शन होगा। ये 3 बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुल मिलाकर सारा आकलन जो मैं सुबह से सुन रहा हूं, ये इन्हीं 3 बातों के इर्द गिर्द आता है। किरण बेदी को लाने की गलती, कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी, और 9 महीने में एक धारणा बन जाना कि हाई पिच के बावजूद नरेंद्र मोदी डिलीवर नहीं कर पाए। कड़वी और सीधी बात मैं कर रहा हूं। मनोज जोशी जी, मेरे इन 3 पॉइंट्स के बाद मैं अपने बाकी गेस्ट पर जाऊंगा। इन तीनों पॉइंट्स पर आपकी टिप्पणी।
असल में वही सबसे जो बड़ी बात आपने कही है, हाँ। सारी प्लानिंग ही भाजपा की देर से शुरू हुई और ये लगातार, जैसे मई में लोकसभा की जीत हुई, हम सबको अपनी इच्छा थी कि साथ में चुनाव हो जाएंगे हरियाणा वगैरह से, वो नहीं हुआ। दिल्ली में सरकार बनने का फैसला था, वो नहीं किया। उसके बाद ये कहते रहे कि हमारे मोदी जी के नाम पर चुनाव होगा, तमाम तरह की कंफ्यूजन उसमें। फिर बाद में किरण बेदी आए और ये स्ट्रेटेजिकली सारी गलती होती गई। फिर उसके बाद से किरण बेदी को आपने आगे किया, थोड़े दिन में आपको लगने लगा कि अरे तो गड़बड़ होने लगी, फिर उनको बोलने पर अघोषित पाबंदी लगा दी। तो हालात ऐसे बनते गए कि जैसे बैक फ्राइड। अब आपने 300 एमपीओ को दिसंबर में जो संसद के सत्र में आपने कहा सभा करो, आपकी जानकारी में है कि कई जगह सभा करने लोग पहुंचे, 20-20, 25-25, 30-30 लोगों के राष्ट्रीय नेता सुषमा स्वराज, इस तरह लोगों ने सभा नहीं हुई और उसको आपने कहा कि साहब ये तो बैठक कर रहे हैं। अब ये बैठक करने के लिए आप सुषमा स्वराज और इस स्ट्रेचर के लोगों को त्रिलोकपुरी या मंगोलपुरी के एक मोहल्ले की बैठक में बुलाने का कोई तुक नहीं। आप चाहे जो कहें, लेकिन मैसेज तो ये जा रहा। फिर उसके बाद से अभी आपने वही किया कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेवारी, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री, तो फलाना इतना हाई कर दिया। वोट तो देना है आम कार्यकर्ता को। दिल्ली का पूरा लीडरशिप गायब होता गया और बाकी के लोग आकर काबिज हो गए। अखिलेश, जो 3 पॉइंट मैंने, उसके बाद मैं अगले से ये तीनों पॉइंट्स का अमित शाह का इंटरव्यू दिखाऊंगा। ये सच में यही हुआ बीजेपी की बर्बादी का कारण? बिल्कुल, मनोज जी ने जो है जड़ पकड़ी है। हाँ, ये वजह। कर्मचारी में और कार्यकर्ता में फर्क होता है। हाँ। वो ये कहते हैं कि आपके भी कोई बाहर से आ जाए तो आपको बुरा लगेगा। जब किरण बेदी वाला सवाल पूछते थे तो उनको ये पता नहीं कि कर्मचारी नहीं है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता 30-30 साल से 40-40 साल से मेहनत करते हैं इस दिन के लिए कि पार्टी सत्ता में आएगी तो उन्हें कुछ हिस्सेदारी मिलेगी। आप निस्वार्थ भाव से अगर कर भी रहे तो कम से कम टिकट की अपेक्षा तो आपकी होती है। आप टिकट भी उन्हें नहीं देंगे, फिर आप आखिर में कहेंगे कि जिसके लिए उन्होंने पिछले चुनाव में काम किया था वो आपका उम्मीदवार है, आप उसके लिए काम कीजिए। कोई भी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार नहीं होता। दिल्ली में यही हुआ। सारे कार्यकर्ता घर बैठे रहे। जो तैयारियां हुई थी माइक्रो मैनेजमेंट जिसके लिए अमित शाह मशहूर हैं, उसमें तमाम तरह की गलतियां, खामियां देखने को आई। साथ ही किरण बेदी का जिस तरह से फैसला किया गया, कार्यकर्ता को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं जिसका कोई और भी आ सकता है। बल्कि ये प्रश्न भी मैंने पूछा था अमित शाह से, वो अंश नहीं दिखा रहा हूं, मैंने उनसे सवाल साफ साफ पूछा था, क्या भारतीय जनता पार्टी में बाहर से लोग आकर बड़ी जगहों पर काबिज होंगे? और उसका जवाब अमित शाह जी ने मुझे उस इंटरव्यू में ये दिया कि हाँ, ऐसा होगा आगे भी बीजेपी में। आशुतोष के पास चलते से मैंने कहा कि बहुत बड़ी जीत का दिन है। आशुतोष, आप लोगों को अब क्या लग रहा है? आपके अपने वादे, आपके अपने इरादे तो ही हैं, इसके साथ आपको लगता है कि बीजेपी की कमजोरियां, खामियां आपको सबसे बड़ी मदद कर गई इन चुनाव में? देखिए, मैं अभिज्ञान में 3 चीजें मानता हूं कि 3 टर्निंग पॉइंट्स थे इस पूरे इलेक्शन में। पहला टर्निंग पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये था कि जब शेर सिंह डागर जो बीजेपी के उपाध्यक्ष थे, वो आम आदमी पार्टी के एमएलए को 4 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने जो बीजेपी का जो मॉरल ऑरा था जो लोकसभा चुनाव के समय बना था, उसको पूरी तरीके चकनाचूर किया। दूसरी बात, जब बीजेपी के लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर आएंगे और पूरा का पूरा समा पलट जाएगा, पूरा का पूरा माहौल बदल जाएगा, और जब रामलीला मैदान में वो आए और उस वक्त कुछ उस तरीके की हलचल नजर नहीं आई, तो एक जो मिथ था वो टूटा। और हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे साथ कार्यक्रम में कहा, माफ करिएगा, अखिलेश ने कहा भी था कि लोग मोदी की रैलियों में पीछे के हिस्से से उठकर जा रहे हैं। अंबेडकर नगर की रैली में, सॉरी अखिलेश ने, आप दोनों के नाम में कंफ्यूज हो रहा हूं, माफी चाहूंगा, दोनों हमारे पुराने जानने वाले हैं। हाँ आशुतोष प्लीज। और तीसरा जो था कि हमने जो दिल्ली डायलॉग का जो एक बड़ा इनोवेटिव सा कॉन्सेप्ट लेकर आए, क्योंकि हम लोगों ने तय कर लिया था करीब 3 से 4 महीने पहले कि हम दिल्ली के चुनाव के दौरान हमारे ऊपर जो आरोप लगता है कि हम लोग धरना करते हैं, एजिटेशन करते हैं, हम इस परसेप्शन को बदलने का काम करेंगे और हम दिल्ली के बीच में सकारात्मक प्रचार करेंगे। हम दिल्ली को डेवलप कैसे करना है इसका ब्लूप्रिंट रखेंगे, हम जो गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट रखेंगे, उस पर हम लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। 3 महीने तक हम लोगों के बीच में जाते रहे, हमारे मुद्दे क्या होंगे, हम उन मुद्दों को लोगों के बीच में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते तो लोगों के बीच में। और उधर से बीजेपी की तरफ से लगातार हम पर हमले होते रहे, बड़े कटु और बड़े आक्रामक हमले हुए, न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद की कुर्सी में बैठे हुए लोगों ने जब हम पर हमला किया,
तो एक परसेप्शन ये बना कि यार ये लोग तो सकारात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन इन पर इतने हमले क्यों किए जा रहे हैं। मेरी नजर में ये 3 टर्निंग पॉइंट्स है जिनकी वजह से हमको काफी फायदा मिला, और अंत में वो जो पूरी की पूरी सहानुभूति हमारे साथ गई वो कहीं ना कहीं लहर में तब्दील होती चली गई। हालांकि हमें भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हमको 67 सीटें मिल जाएंगी। मैं व्यक्तिगत तौर पर सोच रहा था कि 42 से 45 के बीच हमको सीटें मिलेंगी। सरकार बनाने के बारे में ऑनेस्ट स्टेटमेंट आपने दिया आशुतोष की 42 से 45 सीटें मिलेंगी। आप भी नहीं उम्मीद कर रहे थे, हालांकि इतनी बड़ी जीत के बाद नेता इस तरह की बात स्वीकारते नहीं है, संभवतः इसलिए क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं तो इसलिए आप थोड़ा अलग भाषा बोल रहे हैं। निवन्ना नेता तो तुरंत कहते कि हाँ हम तो 75 का अनुमान लगाकर बैठे थे, 67 आ गई। तो अनिल जैन, 3 पॉइंट्स जो आशुतोष ने रखे, पहला ये कि आप लोग उन पर आक्रामक होते हुए नेगेटिव हो गए, नकारात्मक हो गए, जो एक सहानुभूति में तब्दील हुआ। दूसरा, मोदी माहौल बना देंगे, ये आपके लिए क्लिक नहीं किया। और तीसरा, वो जो कह रहे हैं कि शुरुआत से वो प्रदर्शन वगैरह की धारणा बदलकर डायलॉग, बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रहे थे, जो आपने नहीं किया। आपने सब कुछ आखिरी मौके पर किया। अनिल जैन, मैं पूरा समय दूंगा आपको भी। देखिए, मैं पहले तो आशुतोष जी को आम आदमी पार्टी की इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पूरी नम्रता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारी गलतियां रही, हमारी चूक हुई, इसी वजह से हम इस तरह की अप्रत्याशित हार को हमको झेलना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब गलतियां हमारी तरफ से हुई और अच्छाइयां कुछ इनके अच्छे शॉट्स लगे और हमारी अनफोर्स्ड एरर हुई। इसके कारण से ये दोनों चीजें एडअप हुई और इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, इसमें कोई दो राय नहीं।